नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सीआरपीसी की महत्वपूर्ण धाराओं को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी की अगर आप सभी धाराओं की ट्रिक चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपका जो एग्ज़ाम अभी हो रहा है हाल ही में यूपीएसआई एग्ज़ाम, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सको, उसके लिए मैंने जितना हो सका है महत्वपूर्ण धाराएँ उतने की ट्रिक बना दी है। ठीक है, तो लगभग 50 धाराएं हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको 1 से 2 नंबर आसानी से मिल सकें। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा 1 की, जिसमें वर्णन है उसके नाम और विस्तार का। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया है जब हम लोगों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद पढ़े थे और आईपीसी की धारा पढ़ी थी। तो जब फर्स्ट की बात की थी मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले नाम और विस्तार की बात की जाती है, चाहे आप किसी भी चीज़ की धारा को याद करें या फिर कहीं के भी अनुच्छेद याद करें। तो सबसे पहले उसी के परिचय की बात होती है, तो यहाँ भी अलग नहीं है, उसी चीज़ की बात की जा रही है, मतलब नाम और विस्तार की बात की जा रही है। थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ मैं आपको कि जैसे बचपन में हम लोग की जो नोटबुक हुआ करती थी, तो पहले पन्ने पर हम लोग अपना नाम लिखा करते थे, क्योंकि वो हमारी नोटबुक हुआ करती थी, और साथ ही साथ सब्जेक्ट का नाम लिखा करते थे। सेम ऐसे ही फर्स्ट में उसी चीज़ की बात हो रही है, मतलब नाम और विस्तार की बात हो रही है। तो अलग से कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा 2 की। तो इसमें परिभाषाओं की बात की गई है। इसके अंदर बहुत सारे हैं, दो का, दो खा, दो गा, दो घा करके बहुत सारी लंबी लिस्ट है। ठीक है, तो वो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में वो पूछी जाती हैं। कभी भी ये नहीं पूछा जाता है कि सीआरपीसी की धारा 2 में किस चीज़ का वर्णन है। ठीक है, अगर पूछ भी लिया जाता है तो परिभाषा है। परिभाषा का मतलब क्या है कि दूसरों के अनुसार कही गई बात। ठीक है, परिभाषा, परि प्लस भाषा मतलब दूसरों के अनुसार कही गई बातें। तो दूसरों के अनुसार मतलब दो आपको याद आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, आप संधि विच्छेद करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। इसके अंदर की बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। उनमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं धारा 2 का की। ठीक है, इसमें वर्णन है जमानती अपराध के परिभाषा की। ठीक है, इसके अंदर परिभाषाएं ही आएंगी जितनी भी आएंगी। तो 2 का में स्पेशल रूप से जमानती अपराध की परिभाषा की बात कही गई है। आसानी से आप याद रख सकते हैं, जमानती में शब्द लिखा हुआ है जमा। जमा करना आप समझ रहे हैं ना, मतलब डिपॉजिट करना। मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, आप डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो अपने गुल्लक में थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि टुकड़ों में पैसे को जमा करते, इकट्ठा तो नहीं जमा करते ना, टुकड़ों में एक एक सिक्के डाल डाल के जमा करते हैं। तो टुकड़ों में आपको शब्द मिल जाएगा टू, और कड़ा में शब्द मिल जाएगा का। ठीक है, टुकड़ा, टू और का। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि धारा 2 का यानी 2 का में किस चीज़ का वर्णन है, जमानती अपराध की परिभाषा का वर्णन है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा 2 गा की यानी 2C की। इसमें वर्णन है संज्ञेय अपराध के परिभाषा की। तो आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि संज्ञेय में ही हमारा आंसर लिखा हुआ है। संज्ञेय में एक शब्द आपको छिपा हुआ मिल जाएगा, वो है गेय, मतलब गा शब्द आपको मिल जाएगा ना। संज्ञेय ज्ञा में गा शब्द आपको आसानी से छिपा हुआ मिल जाएगा, और जो छिपा हुआ है वही हमारा आंसर है। तो आसानी से आप कंफर्म कर लोगे कि जिसमें गा लिखा हुआ है मतलब 2 गा हमारा आंसर होगा। अर्थात सीआरपीसी की धारा 2 गा में किस चीज़ का वर्णन है, संज्ञेय अपराध की परिभाषा का वर्णन है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऑप्शन आपके सामने होगा, तो जिसमें गा लिखा होगा आप उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं परिवाद के परिभाषा की, जिसका वर्णन है सीआरपीसी की धारा 2 घा में यानी 2D में परिवाद की परिभाषा का वर्णन है। परिवाद शब्द से मिलता जुलता एक शब्द है, आपके नज़र में आ ही गया होगा, वो शब्द है परिवार। परिवाद, परिवार, परिवार की बात हो रही है। और जब परिवार शब्द बोला जाता है तो हमेशा बोला जाता है घर परिवार। घर जो है वो घा से होता है, घा से घर, तो घा यानी 2 घा। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि 2 घा में किस चीज़ का वर्णन है, परिवाद की परिभाषा का वर्णन है। क्योंकि परिवाद में परिवार शब्द लिखा हुआ है, परिवार मतलब घर परिवार की बात हो रही है, और घर फॉर घा। ठीक है, तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ये भी याद हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा 2 छा की। आसानी से याद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जांच शब्द लिखा हुआ है ना, मतलब जांच की परिभाषा का वर्णन है 2 छा में। तो जांच में आपको शब्द मिल जाएगा जा और चा।
आपने पढ़ा होगा काका गाहा में चा छा जा होता है, तो लास्ट में चा लिखा हुआ है जांच में और फिर जा लिखा हुआ है, मतलब छा गायब है यहाँ से, चा छा जा। तो चा लिखा है, छा नहीं लिखा है बल्कि जा लिखा है आगे, ठीक है। पीछे से पढ़ेंगे तो ऐसे ही होगा ना, चा छा जा। तो जो नहीं लिखा हुआ है, जो छिपा हुआ है यहाँ पर, वही हमारा आंसर है। जैसे हम लोगों ने देखा था संज्ञेय अपराध वाले में कि गा छिपा हुआ था, तो वो हमारा आंसर हो गया था। तो चा लिखा हुआ है, फिर डायरेक्ट जा लिख दिया है, छा नहीं लिखा है, तो सही जवाब क्या होगा, छा होगा। मतलब जांच की परिभाषा का वर्णन किस में है, दो छा में है। याद हो गया ना आसानी से। आप ऑप्शन देखोगे आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा 2 जा की, ठीक है, जिसमें वर्णन है अन्वेषण की परिभाषा का। अभी दिक्कत हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा ये सोचे कि जा फॉर जांच, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी ना। तो सिंपल सा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जो छिपा होगा वही हमारा आंसर होगा। आपको सीधे तो लिख के नहीं दे देगा, नहीं तो आप आसानी से नंबर पा जाओगे। तो सिंपल से यही समझिएगा, अपने दिमाग में इतना रखिएगा कि जो चीज़ें छिपी हुई हैं हमको उन्हीं को पता करना है। साधारण सा हमारे सामने कुछ नहीं होता, अगर ऐसा होता तो हम अभी तक कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है दो जा और अन्वेषण की बात कही गई है। तो आपको पता है कोई भी केस होता है पहले जांच होती है, मतलब इंक्वायरी होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टिगेशन की बात इंक्वायरी के बाद की गई है, मतलब जांच के बाद अन्वेषण की बात कही गई है, मतलब सेम छा के बाद जा, ठीक है। मैंने आपको बताया था चा छा जा, तो छा के बाद जा में वर्णन है अन्वेषण की परिभाषा का। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा 2 ठा की, जिसको 2I बोलते हैं, और इसमें वर्णन है असंज्ञेय अपराध के परिभाषा की। संज्ञेय अपराध की परिभाषा की बात हो चुकी है 2C में, और यहाँ पर बात हो रही है किसमें, 2I में असंज्ञेय अपराध के परिभाषा की। तो वहाँ पर हम लोगों ने याद किया था हिंदी वाले से, यहाँ पर आई से याद करेंगे। आई की बात हो रही है, तो आई मतलब ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई भी व्यक्ति आ चुका है तो उसको बोला है कि हाँ वो आई है, ठीक है, मतलब आने की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है असंज्ञेय, मतलब यहाँ भी शब्द लिखा हुआ है कि आ संज्ञेय, मतलब संग में असंज्ञेय, मतलब कोई आया हुआ है किसी के संग में। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि आई है तो आई फॉर 2I, तो आप ऐसे आसानी से क्लियर कर लोगे कि सीआरपीसी की धारा 2I, मतलब आई आप क्लियर करोगे ना, अगर का खा गा घा ऐसा जोड़ के तो ठा में आ जाएगा। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि 2 ठा मतलब 2I में किस चीज़ का वर्णन है, असंज्ञेय अपराध की परिभाषा का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा 2 ढा की, ठीक है। इसमें वर्णन है अपराध के परिभाषा की। आसानी से याद कर सकते हैं, अपराध को क्या बोलते हैं, क्राइम। क्राइम में एक शब्द आपको मिल जाएगा क्रीम। मान लीजिए घर में कोई क्रीम रखी हुई है, खाने वाली क्रीम रोल की बात हो रही है या फिर कोई भी क्रीम समझिए, ठीक है, केक से रिलेटेड। तो जो क्रीम्स होती हैं खाने वाली चीज़ है, तो अगर घर में रखी हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसको ढक कर रखेंगे, है ना। या फिर फेस वाले क्रीम की बात कर लेते हैं, अगर उसको ढक के नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, है ना, मतलब फिर वो यूज के लिए अच्छी नहीं रहेगी। तो अगर क्रीम है तो उसको ढक के रखते हैं। तो ढकना फॉर ढा मतलब 2 ढा, अर्थात 2 ढा में किस चीज़ का वर्णन है, क्रीम फॉर क्राइम, मतलब अपराध की परिभाषा का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा 2 अड़ा की, मतलब 2O की। यहाँ से बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे जो 2 वाले हैं। ओ जो शब्द लिखा हुआ है ओ फॉर ऑफिसर कर लीजिएगा। ऑफिसर मतलब अधिकारी, अर्थात इस चीज़ में वर्णन है थाने के भार साधक अधिकारी का, ठीक है। मतलब 2 अड़ा मतलब 2O में किस चीज़ का वर्णन है, थाने के भार साधक अधिकारी का। इसके बाद बात कर लेते हैं 2R की, जिसमें वर्णन है पुलिस रिपोर्ट का। तो R फॉर रिपोर्ट, यानी पुलिस रिपोर्ट की बात हो गई। तो ये भी आसानी से याद हो गया, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा 2S की। तो S फॉर स्टेशन, मतलब पुलिस स्टेशन अर्थात पुलिस थाने की बात हो रही है। तो तीनों के तीनों आसानी से क्लिक हो जाते हैं अपने ही शब्द से। O फॉर ऑफिसर, मतलब 2O में ऑफिसर अर्थात पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी की बात हो रही है। दूसरा R फॉर रिपोर्ट, यानी पुलिस रिपोर्ट की बात हो रही है 2R में। फिर था 2S, S फॉर स्टेशन, मतलब पुलिस स्टेशन। अब 2 के अंदर एक और महत्वपूर्ण है, वो है वारंट मामला, जिसका वर्णन है सीआरपीसी की धारा 2X में।
एक्स की बात हो रही है और यहाँ पर वारंट मामले की बात हो रही है। मतलब वारंट मामले संबंधित जो भी चीज़ें हैं, मतलब परिभाषाएं हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर देखिए वारंट में शब्द लिखा हुआ है वॉर, अंत। मतलब वॉर का अंत हो चुका है। आपको पता है वॉर का अंत या तो हार से होता है या फिर जीत से होता है। अब अगर किसी की जीत होगी तो जाहिर सी बात है दूसरे पक्ष वाले सब खत्म हो गए होंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि वॉर जब होता है तो एक ही पक्ष की नहीं बल्कि दोनों ही पक्ष की हानि होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर दो देशों के बीच युद्ध होता है तो दोनों ही देश बहुत पीछे चले जाते हैं, मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है उनमें। तो खत्म होने का अगर बात करें तो ये कट करने का निशान जो है, मतलब एक्स का जो निशान है वो खत्म ही तरीके से दर्शा सकते हैं, है ना। एक्स का निशान खत्म करने के तरीके से दर्शा सकते हैं हम लोग। और वॉर का जब अंत होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि 2x में किस चीज़ का वर्णन है, वारंट मामले का वर्णन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण थी उनको हम लोगों ने धाराओं को याद कर लिया है। 2A में जमानती अपराध की परिभाषा, 2C में संज्ञेय अपराध की परिभाषा, मतलब 2 में गा फॉर संज्ञेय, गा शब्द छिपा हुआ था। 2 में घर परिवार, परिवार फॉर परिवाद, ठीक है। तो 2 में परिवाद की परिभाषा का वर्णन था। 2 में जांच की परिभाषा का, चा छा जा होता है, छा गायब था तो सही जवाब वही होगा। उसके बाद 2 जा, फिर 2 याद किया मतलब 2I, 2N, 2O, O फॉर ऑफिसर, 2R फॉर रिपोर्ट, 2S फॉर स्टेशन और लास्ट वाला 2X। तो इतना आपको आसानी से याद हो चुका है ना। इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज भी यहीं पर होते हैं। तो इसको आप 1 से 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यह याद हो सके। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं CRPC की धारा 8 की, जिसमें वर्णन है राज्य सरकार द्वारा महानगर क्षेत्र की घोषणा। महानगर की बात हो रही है, मतलब सिटी की बात हो रही है। सिटी में आपको शब्द मिल जाएगा शीट, सी और 8। तो सिटी में आपको 8 शब्द आसानी से मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि CRPC की धारा 8 में किस चीज़ का वर्णन है, सिटी का, मतलब राज्य सरकार द्वारा महानगर क्षेत्र की घोषणा का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 9 की, जिसमें वर्णन है सेशन न्यायालय की। तो सेशन में शब्द लिखा हुआ है सन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 9 याद करने के लिए आसानी से कर लेते हैं 9, 9 को याद करने के लिए नाइट कर लेते हैं, 9 नाइट हो जाएगा, ठीक है। और सेशन में सन शब्द लिखा है तो आपको पता है जब सन अस्त हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, नाइट हो जाती है। और जब तक सन निकल नहीं आते हैं, नहीं राइज नहीं हो जाता है सनराइज, तब तक नाइट ही रहती है। तो यहाँ पर सन और नाइट फॉर 9। तो आसानी से याद रखिएगा कि धारा 9 में किस चीज़ का वर्णन है, सेशन न्यायालय का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 11 की, जिसमें वर्णन है न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की। आसानी से याद कर लेंगे, मजिस्ट्रेट जो शब्द लिखा हुआ है वहाँ पर हमको शब्द मिल जाएगा मजिस्ट्रेट, मतलब माचिस शब्द मिल जाएगा। माचिस से आग जलाया जाता है और आग से जर जाते हैं। तो जर फॉर जारा, जारा मतलब 11। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि धारा 11 में किस चीज़ का वर्णन है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का वर्णन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात हो गई, न्यायिक मजिस्ट्रेट के बाद उसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया। और मुख्य भी काम नहीं आता तो फिर विशेष रूप से, मतलब स्पेशल, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात हो सकती है। पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट, उसके बाद उससे बड़ा कौन होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और वो भी काम पर नहीं आया तो फिर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो जस्ट 11 के बाद 12 और उसके बाद विशेष वाला जो है वो 13। तो आप ऐसे याद रखिएगा, धारा 12 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, और धारा 13 में किस चीज़ की बात हो रही है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। जबकि 11 को हम लोगों ने ट्रिक से याद कर लिया, तो 11 के बाद मुख्य और मुख्य के बाद विशेष, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 24 की, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें वर्णन है लोक अभियोजक की, मतलब सरकारी वकील की बात हो रही है। वकील में आपको शब्द मिल जाएगा वा के बाद की और ला। की फॉर चाबी होती है ना, KEY, की मतलब चाबी, चाबी फॉर 24, ठीक है, 24 चाबी। आसानी से आपको याद हो गया कि धारा 24 में किस चीज़ का वर्णन है, वकील का वर्णन है, मतलब लोक अभियोजक का वर्णन है। याद रखिएगा, लोक अभियोजक का मतलब सरकारी वकील होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं धारा 25 की। तो जब सरकारी वकील की बात हुई तो इसके बाद सहायक लोक अभियोजक, मतलब सहायक सरकारी वकील की बात होगी। तो क्लियर हो गया ये भी आपका कि धारा 25 में किस चीज़ का वर्णन है, सहायक लोक अभियोजक का वर्णन है। ठीक है, जबकि 24 में लोक अभियोजक मतलब सरकारी वकील का वर्णन है, की फॉर चाबी, चाबी फॉर 24।
तो ये भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 24 और 25 भी आपको आसानी से याद हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीआरपीसी की धारा 41 की। इसमें वर्णन है पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 41 में शब्द लिखा हुआ है एक टोली, मतलब एक टोली की बात हो रही है। वारंट में वॉर शब्द लिखा हुआ है, मतलब बिना वारंट के गिरफ्तारी की बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि कोई भी एक टोली है, ठीक है, वो दूसरे टोली से युद्ध करने आई है, या फिर ऐसा समझिए वारंट में वॉर शब्द लिखा हुआ है तो दो टोलियां हो गई। ठीक है, एक टोली दूसरे टोली से झगड़ा कर रही है, तो अगर ऐसा कहीं भी होता है तो जाहिर सी बात है पुलिस बिना वारंट के उन सबको गिरफ्तार करेगी। तो एक टोली यानी पूरा का पूरा गैंग कहीं किसी को मारने जाता है तो पुलिस बिना वारंट के उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा एक टोली फॉर 41। तो आपको याद हो जाएगा कि धारा 41 में किस चीज़ का वर्णन है, पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी का। ठीक है, क्योंकि एक टोली पूरी की पूरी कहीं किसी को मारने जाएगी या फिर कहीं भी जाएगी, ठीक है, तो आसानी से उनको गिरफ्तार किया जा सकता है पुलिस अधिकारी द्वारा, क्योंकि हो सकता है कि वो दंगा करें या फिर कहीं भी कोई भी घटना करें। तो आसानी से आपको ये वाला धारा भी याद हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 42 की, जिसमें वर्णन है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी की। तो 42 में शब्द लिखा हुआ है बयान लिहिस। 42 बयान लिहिस, तो ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जिसको बयान लेने के लिए बुलाया गया। अब बयान के टाइम पे ना वो अपना नाम बता रहा है ना अपना निवास बता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो आसानी से आप याद रखिएगा कि धारा 42 में किस चीज़ का वर्णन है, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी का वर्णन है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 43 की, जिसमें वर्णन है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसे गिरफ्तारी पर प्रक्रिया का। तो जाहिर सी बात है अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी भी क्रिमिनल को गिरफ्तार करेगा तो तालियां ही बजेंगी उसके लिए समाज द्वारा, है ना, मतलब कि पूरा का पूरा जो समाज है उसके लिए तालियां बजाएगा, ताली फॉर 43। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि धारा 43 में किस चीज़ का वर्णन है, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और गिरफ्तारी पर प्रक्रिया का। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने होगा तो आप कंफर्म कर लोगे। इसके बाद है धारा 44, जिसमें वर्णन है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। तो यहाँ पर देखिए चार शब्द लिखा हुआ है, याद करने के लिए कर लेते हैं। चोर चोर, तो जाहिर सी बात है चोर को कौन गिरफ्तार करने को बोलेगा, मजिस्ट्रेट बोलेगा, है ना, किसी घर चोरी हुई है तो मजिस्ट्रेट बोलेगा उसकी गिरफ्तारी के लिए। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा धारा 44 में किस चीज़ का वर्णन है, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी का वर्णन है। इसके बाद बात करते हैं धारा 45 की, जिसमें वर्णन है सशस्त्र बल मतलब आर्म्ड फोर्स के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण का। आर्म्ड फोर्स की बात कर लेते हैं। आर्म्ड फोर्स में शब्द लिखा हुआ है आर्म मतलब आपको पता है बाहों की बात हो रही है ना, मतलब हाथ की जो दोनों बाहें हैं उनकी बात हो रही है। और फोर्स को याद करने के लिए कर लेते हैं फोर, मतलब बाहें या फिर हाथ को चार करने की बात हो रही है। तो आपको पता है पिताजी घर पर अगर अकेले हों तो उनके बच्चे क्या करते हैं, अपने पिताजी का हाथ बटाते हैं किसी भी काम में, मतलब ये कह सकते हैं कि अपने पिताजी के हाथ की ताकत ज़्यादा कर देते हैं, मतलब 2 से 4 कर देते हैं। तो आर्म फोर्स मतलब हाथों का 4 कर दिया। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा पिता फॉर 45 यानी धारा 45 में किस चीज़ का वर्णन है, सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 46 की, जिसमें वर्णन है गिरफ्तारी कैसे की जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा समझिए कि मान लीजिए कोई भी क्रिमिनल है और जब पुलिस उसको पकड़ने जाती है तो वो भाग जाते हैं, है ना, तो पुलिस वाले सोच रहे हैं कि इसको गिरफ्तार कैसे किया जाए। जब भी जाते हैं भाग जाते हैं तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इसको गिरफ्तार करने के लिए। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं कि उसको चारों तरफ से घेर के आ रहे हैं। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं कि चारों तरफ से आओ और आज उसको छोड़ना नहीं, है ना, क्या बोल रहे हैं कि चारों तरफ से आ जाओ और उसको छोड़ना नहीं। तो चारों फोर 4 और छोड़ना में 6 शब्द यानी 6, तो आसानी से 4 और 6 मतलब 46। तो आपको याद हो जाएगा कि धारा 46 में किस चीज़ का वर्णन है, गिरफ्तारी कैसे की जाए। ठीक है, इस चीज़ का वर्णन है। इसके बाद है धारा 50, इसमें वर्णन है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार को इत्तला दी जाना। ठीक है, मतलब जो जमानत का अधिकार है उसके लिए इत्तला मतलब सूचना दी जाना। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर गिरफ्तार तो किया गया है व्यक्ति को और लेकिन उसको सूचना दी जा रही है कि कैसे वो जमानत ले सकता है। तो आसानी से बात ये समझिए कि यह वहाँ पर उसको बचाने की बात की जा रही है, मतलब वो कैसे बच सकता है ये उसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसको बताया क्या जा रहा है कि कैसे बचा जाए, बच्चा फॉर 50 50। तो आसानी से याद रखिएगा धारा 50 में किस चीज़ का वर्णन है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला दिए जाने का।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 57 की, जिसमें वर्णन है गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है इस चीज़ का। ठीक है, मतलब ये बोला जा रहा है कि कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर देना है। तो आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 24 घंटे के भीतर अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने की बात हो रही है। मतलब ये बोला जा रहा है कि 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस स्टेशन में वो अपराधी ना रहे। मतलब जो पुलिस वाले हैं वो किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी अपराधी को ज़्यादा ना सता पाएँ, इसलिए 24 घंटे बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 24 घंटे रख सकते हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो सता ना पाएँ, ठीक है, तो सताना फॉर 57, सताना 57, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा। धारा 57 में किस चीज़ का वर्णन है? गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी, मतलब प्रस्तुत किया ही जाएगा, इस चीज़ का वर्णन है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि किस न्यायिक निर्णय में ये बोला गया था कि कोई भी गिरफ्तार जो व्यक्ति है उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया ही जाएगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय की वीडियो भी अपलोड कर दी है, वो भी ट्रिक के साथ, तो उम्मीद है आपको याद होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 70 की, जिसमें वर्णन है गिरफ्तारी के वारंट और प्रारूप की अवधि का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है वारंट और अवधि। ठीक है, मतलब जो गिरफ्तारी का वारंट है और साथ ही साथ गिरफ्तारी के वारंट के प्रारूप और उसकी अवधि का, कि कब तक ये वारंट वर्क करेगा। तो यहाँ पर देखिए वारंट की अवधि की बात हो रही है, तो ऐसा समझिए कोई व्यक्ति है जो कि पुलिस से बच के भाग रहे हैं, तो कोशिश यही करेगा कि जब तक वारंट की अवधि है तब तक वो छिप के रहे, क्योंकि अगर वारंट उसके नाम का कटा हुआ है तो जाहिर सी बात है पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसको पकड़ ले जाएगी, तो वो छिप के बैठा हुआ है। मतलब वो सतर्क है तब तक जब तक कि वारंट की अवधि है, वारंट की अवधि खत्म हुई फिर वो बाहर आ सकता है। तो वारंट की अवधि जब तक के लिए है तब तक वो सतर्क है, पुलिस से दूर है। तो सतर्क फॉर 70, ठीक है, सतर्क 70, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा। धारा 70 में किस चीज़ का वर्णन है? गिरफ्तारी के वारंट के प्रारूप और अवधि का वर्णन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 82 की। इसमें वर्णन है फरार व्यक्ति के हाजिर होने के लिए उद्घोषणा जारी किए जाने का। तो फरार व्यक्ति की बात हो रही है, आपको पता है जैसे विजय माल्या, ठीक है, नीरव मोदी, ये सब फरार हो गए इंडिया से, क्राइम करके निकल लिए। तो कुल मिला के ऐसा समझिए कि बाय बोल के यहाँ निकल लिए, बाय सी फॉर 82 आपको याद हो जाएगा। तो बाय बोल के निकल लिए, मतलब फरार हो गए। तो आसानी से याद रखिएगा, फरार व्यक्ति के हाजिर होने के लिए उद्घोषणा जारी करने की बात किस में कही गई है? धारा 82 में। क्योंकि अगर फरार हो जाएंगे, बाय बोल के निकल जाएंगे, तो उसको बोला जाएगा ना कि यहाँ आ जाओ, फिर से वापस आ जाओ, क्योंकि आपने कोई भी क्राइम किया है तो जाहिर सी बात है आपको सजा मिलेगी ही, आज नहीं तो कल। तो जितना जल्दी आप आ जाओ उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसके बाद जो धाराएं हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे इसी के साथ, जैसे कि धारा 83, 84 और 85। धारा 83 में वर्णन है फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की, 84 में वर्णन है कुर्की के बारे में दावा और आपत्तियों का, और 85 में वर्णन है कुर्की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करने और वापस करने का। आपको पता है जब कोई भी क्राइम करके फरार हो जाता है तो उसकी संपत्ति कुर्की कर ली जाती है ना, मतलब जब्त कर ली जाती है सरकार के द्वारा। तो जाहिर सी बात है जैसे ही फरार हुआ व्यक्ति, उद्घोषणा जारी की गई, नहीं आया तो उसकी संपत्ति कुर्की कर ली गई। तो 82 के बाद 83 में फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की की बात की गई। अब ऐसा समझिए कि कोई भी फरार व्यक्ति की संपत्ति थी, लेकिन वो जाते जाते क्या किया कि अपनी संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम कर गया, मतलब ऐसा दिखा गया कि वो बेच के जा रहा है दूसरे व्यक्ति को। तो जाहिर सी बात है फिर वो दावा करेगा, ठीक है, या फिर आपत्तियां उठाएगा कि ये संपत्ति तो अब मेरी है, आप इसको नहीं ले सकते हो क्योंकि मैंने सामने वाले से खरीदा हुआ है। तो फिर आके जो कुर्की वाली संपत्ति है उसके लिए दावा करेंगे और आपत्तियां दर्ज करवाएंगे। अब अगर ऐसा होता है कि उन्होंने खरीद लिया है तो जाहिर सी बात है कि संपत्ति निर्मुक्त कर दी जाएगी, मतलब वापस कर दी जाएगी। तो आप क्रम से याद रखिएगा 83, 84 और 85 में इसी तरीके की बात की गई है। मतलब जो फरार व्यक्ति था उसकी संपत्ति की कुर्की की गई, उसने बेच दिया था दूसरे व्यक्ति को, तो उसने दावा और आपत्तियां दर्ज करवाई और फिर बाद में उसकी संपत्ति वापस कर दी गई क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने खरीदा था। तो आपको ये तीनों आसानी से याद हो चुके हैं, साथ में 82 भी आपको याद हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 87 की। इसमें वर्णन है समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। आपको पता है समन क्या होता है? समन में ये बोला जाता है कि आपको इस डेट को कोर्ट में पेश होना है, ठीक है, ये होता है समन से रिलेटेड पत्र। और जो वारंट होता है उसमें पुलिस जाती है और सामने वाले को पकड़ के ले आती है। समन में बुलाया जाता है और वारंट में ज़बरदस्ती पकड़ लाया जाता है। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं कि जो समन है वो व्यक्ति के हाथ में दिया जाता है,
जबकि जो वारंट है, वारंट कटने के बाद पुलिस साथ में लेके आती है ना। समन पुलिस दे के आती है हाथ में, जबकि वारंट के बाद पुलिस साथ में लेके आती है। तो हाथ फॉर 8 और सात फॉर 7। आसानी से याद रखिएगा कि 8 और 7 मतलब 87 में किस चीज़ का वर्णन है? समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट के जारी किया जाने का। आसानी से याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 91 की, जिसमें वर्णन है दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन का। दस्तावेज में शब्द लिखा हुआ है वेज, वेज को कर लेते हैं नॉन वेज। ठीक है, यहाँ पर देखिए दस्तावेज या अन्य चीज़ की बात हो रही है, मतलब वेज के अलावा भी अन्य अर्थात नॉन वेज। तो सिंपल से यहाँ पर याद करने के लिए मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ कि नॉन वेज जब होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉन वेज नहीं खाते। तो यहाँ पर देखिए 91 में शब्द लिखा हुआ है इन नाक कान नवे। ठीक है, मतलब नाक कान नवे शब्द आपको मिल जाएगा। नाक और कान, तो जो नॉन वेज नहीं खाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने नाक कान बंद करके रखते हैं, जिससे कि उसकी भी मतलब कि उसको देख भी ना सके और उसकी स्मेल भी ना आए, क्योंकि उनके लिए वो बुरा होता है। तो सिंपल सा आप याद रखिएगा कि इन नाक कान नवे फॉर नाक कान नवे यानी इन कान नवे। ठीक है, और नाक कान बंद कर लेते हैं तो आपको नॉन वेज से याद आ जाएगा कि दस्तावेज की बात की जा रही है। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि धारा 91 में किस चीज़ का वर्णन है? दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए समन का। ऑप्शन आपके सामने होगा, बस आप शब्द को याद रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं धारा 93 की, जिसमें वर्णन है तलाशी वारंट जारी किए जाने का, या फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है धारा 93 के तहत। तो यहाँ पर देखिए 93 की बात हो रही है ना। तलाशी वारंट मतलब सर्च वारंट। सर्च करने की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ सर्च किया जाता है? गूगल में। और आपने देखा होगा गूगल को गूगल बाबा भी बोलते हैं ना, क्योंकि बहुत बड़ा जानकार, या फिर ऐसा समझिए कि हमारी सब चीज़ों का आंसर दे देता है ज़्यादातर चीज़ों का, तो गूगल बाबा बोलते हैं। तो बाबा जो होते हैं उनके नाती या फिर नातिन होते हैं। तो नातिन फॉर 9 और 3, आसानी से याद हो गया ना। 9 3 मतलब 93। तो आपको याद हो गया कि सर्च वारंट की बात किस में कही गई है? धारा 93 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 106 की, जिसमें वर्णन है दोष सिद्ध पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति का। दोष सिद्ध को कोई भी तोतला व्यक्ति पढ़ेगा तो पढ़ेगा दोष छिद्ध। दोष छिद्ध, दोष फॉर 10 और छिद्ध में 6 शब्द आपको मिल जाएगा। दोष 6 मतलब 106। आसानी से याद हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप भी थोड़ा सा तोतले हो जाओ याद करने के लिए, बाकी आप आसानी से जब आपको याद हो जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 109 की, जिसमें वर्णन है संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संदिग्ध में आपको शब्द मिल जाएगा सौनदिग्ध। 100 और 9, सौनदिग्ध 100 और 9 यानी 109। आसानी से आपको याद हो जाएगा 109 में किस चीज़ का वर्णन है? संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का। ठीक है, इसके बाद है धारा 110, जिसमें वर्णन है अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। तो अभ्यासिक की बात हो रही है, मतलब ऐसा समझिए कि अभ्यास की बात हो रही है। आपको पता है अगर मान लीजिए आपसे कोई भी चीज़ ना आए तो आप अभ्यास करके वो चीज़ें सीख लेते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अपनी एक एक गलतियों को सुधार लेते हैं। एक एक गलतियों को सुधारते हैं तो जाहिर सी बात है एक एक गलतियां जब सुधर जाती हैं तो लास्ट में गलतियां 0 बचती हैं। तो एक एक 0 मतलब 110। आसानी से आपको याद हो गया कि धारा 110 में किस चीज़ का वर्णन है? अभ्यासिक अपराधों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 125 की, जिसमें वर्णन है पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश का। तो फिलहाल यहाँ पर संतान से याद करेंगे। संतान में बेटों का तो ध्यान रखा जाता है, लेकिन बेटियों का मतलब बच्चियों का ज़्यादातर आपने देखा होगा केस बच्चियों से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चियाँ होती हैं उनके लिए ज़्यादातर माता पिता जो है भरण पोषण से रिलेटेड वर्क नहीं करते। आपने देखा होगा पहले ज़्यादातर ऐसा होता था, लेकिन अब तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा हो गया, या फिर ऐसा बोले कि पूरी तरह से अच्छा हो गया फिलहाल। तो एक बच्ची है जिसके भरण पोषण के लिए ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि माता पिता ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। तो एक बच्ची फॉर एक 25। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा धारा 125 में किस चीज़ का वर्णन है? पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश का। इसके बाद है धारा 127, जिसमें वर्णन है भत्ते में परिवर्तन का। भत्ते को याद करने के लिए कर लेते हैं भींगते, भत्ते भींगते। ठीक है, और 127 में देखिए 2 शब्द लिखे हुए हैं 12 और 7 हो गया। बरसात, बरसात में लोग भीगते हैं, भीगते फॉर भत्ते। आसानी से आपको याद हो गया ना। धारा 127 में किस चीज़ का वर्णन है? भत्ते में परिवर्तन का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 144 की, जिसमें वर्णन है न्यूसेंस या आसक्ति खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा सशस्त्र मजिस्ट्रेट। ठीक है,
आप जो देख रहे हैं धारा 144, ये धारा 144 जो लागू होती है उसकी बात हो रही है। बहुत सारे लोग आईपीसी में धारा 144 देखते हैं, जबकि वो नहीं होती, सीआरपीसी की धारा 144 लागू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है क्या, आसक्ति, खतरे या फिर अर्जेंट मामला। तो आपको पता है ऐसे में ही धारा 144 जो होती है वो लागू होती है ना। तो सिंपल सा नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आपको धारा 144 ट्रिक से बताने की जरूरत नहीं है। यही धारा 144 है जो कि आपने देखा होगा ज़्यादातर लागू होती है और आपने इसके बारे में सुना भी होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले धारा की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 145 की। इसमें वर्णन है जहां भूमि या जल के संबंध में विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया। आसानी से भूमि से हम लोग याद करेंगे। आपको पता है जब एक ही पिता के कई पुत्र होते हैं तो जब भी संपत्तियां बांटी जाती हैं तो उनमें विवाद होता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर विवाद होते हैं भूमि से रिलेटेड कब होते हैं, जब एक ही पिता के कई सारे पुत्र होते हैं और जब उनमें बंटवारा होता है। तो एक पिता से रिलेटेड भूमि में ज़्यादातर होते हैं झगड़े, है ना। तो भूमि से रिलेटेड कौन सा आपको याद हो जाएगा, जहां भूमि या जल के संबंध विवादों से परिशांति भंग होना संभव है वहां प्रक्रिया। और एक पिता फॉर एक 45, तो आपको ऐसे ही ये धारा भी याद हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 146 की, जिसमें वर्णन है विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति का। मतलब कोई भी विवाद की वस्तु थी उसको सरकार ने पहले कुर्क कर लिया और बाद में एक रिसीवर नियुक्त कर दिया गया कि इसका मालिक ये होगा। मतलब कुल मिला के किसी व्यक्ति के संरक्षण में वो चीज़ दे दी गई जो कि विवाद की वस्तु थी। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के छाया में उस चीज़ को रख दिया गया है ना, जिससे कि विवाद ना हो। तो एक व्यक्ति के छाया, छाया फॉर 46 मतलब 146। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा धारा 146 में किस चीज़ का वर्णन है, विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 153 की, जिसमें वर्णन है वाटों और मापों के निरीक्षण का। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। आपको पता है जो वाट होते थे उनको पहले क्या बोलते थे, पलड़ा। ठीक है, पलड़ा फॉर 15 याद हो जाएगा। और वो टीन के बने होते थे, जिनमें मतलब कि रखा जाता था वस्तुओं को या फिर बाट को रखा जाता था, वो टीन के बने होते थे। तो टीन फॉर 3, पलड़ा यानी 15 और 3 मतलब 153। आसानी से आपको याद हो चुका है कि बाटों और मापों का निरीक्षण किसमें वर्णन है, धारा 153 में। ठीक है, इसके बाद है धारा 161, जिसमें वर्णन है पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा का। अब आपको पता है पुलिस किसी की परीक्षा ले रही, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस वाले उसको एक टक देख रहे होंगे। ठीक है, मतलब एक एक पुलिसकर्मी उनको एक टक देख रहे होंगे। तो एक टक फॉर 161। ठीक है, एक टक 161। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि 161 में किस चीज़ का वर्णन है, पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा का वर्णन है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगली धारा की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 182 की। इसमें वर्णन है पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध। ठीक है, मतलब पत्रों आदि से जो अपराध किए जाते हैं उनकी बात हो रही है। पत्र मतलब लेटर्स की बात हो रही है। आपको पता है कि जो लेटर हुआ करते थे वो तुरंत प्राप्त नहीं हुआ करते थे, है ना। जैसे आज के टाइम पे मैसेज तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, बात हो जाती है कॉलिंग में। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। जो भी संदेश आते थे, पत्र आते थे, वो तुरंत प्राप्त नहीं होते थे, बल्कि बासी होने के बाद प्राप्त होते थे। बासी मतलब पुराने होने के बाद प्राप्त होते थे। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक पत्र आता था तो वो बासी हो जाता था, तब व्यक्ति को मिलता था। तो बासी फॉर 82, मतलब एक पत्र जब बासी हो गया तब मिला, तो 182। ऐसे आपको याद हो जाएगा कि धारा 182 में किस चीज़ का वर्णन है, पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध का। इसके बाद है धारा 183, जिसमें वर्णन है यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। ठीक है, जल यात्रा से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 83 में शब्द लिखा हुआ है तैराशी। ठीक है, मतलब एक बंदा था जो कि तैराशी, सी मतलब आपको पता है समुद्र होता है ना, तो तैराशी मतलब तैर के निकल गया सी। तो जाहिर सी बात है कोई भी अपराध करता है और फिर अपराध से बचने के लिए भागता है ना। तो क्या किया वो बंदा, अपराध किया और फिर उसके बाद वो तैर के सी निकल गया। ठीक है, तो जल में यात्रा की उसने, है ना, तैराशी अगर उसने, तो जाहिर सी बात है जल में यात्रा की होगी। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा धारा 183 में किस चीज़ का वर्णन है, यात्रा या जल यात्रा में किए गए अपराध का। तो इस तरीके से धारा 183 भी आपको याद हो चुका है। इसके बाद है धारा 188, जिसमें वर्णन है भारत से बाहर किए गए अपराध का। ठीक है, मैंने आपको आईपीसी में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि कौन से अपराध भारत के बाहर माने जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। ठीक है, या फिर कौन से भारत के अंदर होते हैं, या फिर मान लीजिए कोई विदेशी आके भारत में अपराध करता है तो उसके साथ क्या होगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर देखिए 188 को याद करने के लिए ऐसा समझिए कि 18-8 शब्द लिखा हुआ है। 18 और 8, 18-8 लिखा हुआ है ना, 18-8 कर लेते हैं। तो 18-8 से मिलता जुलता एक शब्द है अब्रॉड।
अट्रॉट, अब्रॉड, ठीक है। मिलते जुलते शब्द हैं, आप 2 से 4 बार बोलिए, जब भी ऑप्शन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। बाकी इसकी ट्रिक अलग से नहीं बनाई जा सकती, बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है इस पर ट्रिक बनाना, जबकि मैंने कोशिश की है तो थोड़ा बहुत हिंट मैं आपको दे पा रहा हूँ। तो 18 एब्रॉड, ठीक है। तो एब्रॉड मतलब भारत के बाहर किए गए अपराध, ठीक है, विदेश में। तो आसानी से आपको याद हो गया धारा 188 में किस चीज़ का वर्णन है, भारत के बाहर किए गए अपराध का, ठीक है। तो ये धारा भी आपको याद हो चुकी है 18 एब्रॉड के जरिए।